संतोष खरे सर द्वारा जो मॉडल पेपर दिया जा रहा है उसका ये पहला मॉडल पेपर है। यह मॉडल पेपर 20 जून को आया था, 20 जून को। आइए हम इसमें हम गणित के 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से तो विभाजित हो पर 6 से विभाजित ना हो। पहले हमको ये देखना है कि 9 से कौन कौन सी विभाजित है। तो हम देख रहे हैं 18 विभाजित है, 27 विभाजित है और 45 विभाजित। इसका मतलब इसका उत्तर 24 नहीं होगा, क्योंकि 24 9 से विभाजित नहीं है। इसी प्रश्न अगला इसमें जोड़ा गया है पर 6 से विभाजित ना हो। अब 6 से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो 18 तो 6 से विभाजित हो रही है, इसलिए यहाँ पे उत्तर नहीं होगा। अब उत्तर होगा या तो 27 या तो 45, क्योंकि ये 6 से विभाजित नहीं हो रही है। लेकिन इसी प्रश्न में कहा जा रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 27 और 45 में छोटी कौन है? 27 है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 27, जो कि विकल्प नंबर 2 में है। चलिए अगला प्रश्न है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जैसे कि हम जानते हैं 100, क्योंकि 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद 100 जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न। अगला प्रश्न 25 में कम से कम क्या जोड़ें कि 4 से विभाजित हो जाए। 25 में कम से कम क्या जोड़ें कि 4 से विभाजित हो जाए। और 4 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई से बनी संख्या वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं 25 में ऐसा क्या जोड़ें कि 4 से विभाजित हो जाए। तो देखेंगे 25 में 1 जोड़ेंगे 26 आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा और 3 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। और जैसे हम इसमें 3 जोड़ते हैं ये 28 आ जाता है, और 28 4 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए इसका उत्तर 3 आ जाएगा, 3। अगला प्रश्न 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 4 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो हम 4 बार 9 लिख देंगे और इसको पढ़ेंगे 9999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको पता है कि 1000 होती है, 1000। और जैसे ही हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो यह जाएगा 8999, 8999, जो कि दूसरे ऑप्शन में है। अगला प्रश्न सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब यहाँ हमको 2 संख्या सीखनी है, एक भाज्य और एक अभाज्य। तो भाज्य संख्या सीखने से पहले हम सीखते पहले अभाज्य संख्या। चलिए अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ये उदाहरण से और स्पष्ट होगा। जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम 5, और 5 के हम देख रहे हैं सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 5। यह जो 5 है या तो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी। संख्या ले लेते हैं 7, 7 भी या तो 1 से कटेगी या तो 7 से कटेगी। इसी प्रकार से अगर हम देखें एक उदाहरण ले लें 8, तो 8 में हम देख रहे हैं कि यह 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है और 8 से कट रही है।
और शर्त क्या होनी चाहिए, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और वो 2 गुणनखंड क्या होने चाहिए, पहला गुणनखंड 1 होना चाहिए, दूसरी स्वयं संख्या होनी चाहिए। पहला गुणनखंड 1 और दूसरी स्वयं संख्या, जैसे यहाँ है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं इन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, पहला 1 और दूसरी स्वयं की वह संख्या। लेकिन ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 हो या 3 से अधिक हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो, उन्हें भाज्य संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पूछा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। तो 2 के बारे में देखते हैं। 2 के सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 2। फिर 3 देखते हैं, 3 के सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 3। इसका मतलब 2 हमारा क्या है, अभाज्य है। ये 3 हमारा क्या है, अभाज्य है, क्योंकि यहाँ अभाज्य की कंडीशन पूरी होती है। लेकिन जब हम 4 को देखते हैं, 4 को, तो 4 के हमको 3 गुणनखंड मिलते हैं, 1 1, 1 2 और 1 स्वयं 4। तो यहाँ 4 के हमको 3 गुणनखंड मिल गए और यह भाज्य हो जाएगी। और ये जो 4 है यह सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और 5 भी हम देख चुके हैं, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पे एक प्रश्न बार बार बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम देख रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो पहले हम सीखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं और फिर अपरिमेय बताएंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में लिखा जाए और b का मान 0 ना हो। और एक शर्त है, यहाँ पे a और b दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक हों। तो ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे 3/7 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका जो तुलना करेंगे, a का मान 3 है, b का मान 7 है, और जो b है यानी 7 है ये 0 नहीं है, और ये दोनों पूर्णांक हैं। यहाँ पे हम बता दें, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा में बीच में एकदम शून्य आता है, और इस शून्य के दाहिनी ओर बराबर बराबर दूरी पर धन पूर्णांक लिखे जाते हैं। धन 1, धन 2, धन 3, इसी प्रकार से इधर धन में अनंत लिखा जाता है। और शून्य के बाईं ओर बराबर बराबर दूरी पर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस प्रकार से ऋण अनंत लिखा जाता है। तो जो शून्य के बाईं ओर लिखी जाती हैं ये सब कहलाती हैं ऋण पूर्णांक। जो शून्य के दाहिनी ओर लिखी जाती हैं ये सब धन पूर्णांक कहलाती हैं। और ये जो शून्य है इसको खुद हम बोल देते हैं ये शून्य पूर्णांक है। अब इस शर्त पे जो कंडीशन पूरी होगी वो सब परिमेय संख्याएं होंगी। इसका मतलब 2/3 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। 5/7 यह भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ऋण 7 भी एक पूर्णांक है लेकिन ऋण पूर्णांक है। चलिए, अब इस शर्त को जो पूरा नहीं करेगी उसको हम बोल देंगे अपरिमेय संख्या। जैसे नीचे अगर शून्य आ जाए, यानी हर में क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो वो संख्याएं अपरिमेय होंगी। जैसे 7/0, 5/0, 4/0, ये सब कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। यानी हर शून्य हो गया तो बन जाएगी अपरिमेय संख्या। तो हम देख रहे हैं 1/3 परिमेय संख्या है, ये उत्तर नहीं होगा। 0.333 इसको हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। दशमलव के नीचे हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, और बाकी जितने अंक बचते हैं उस पर हम शून्य लगाते हैं, उसके बाद दशमलव गायब कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 33/100, और यह भी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से इसको हम देखते हैं, तो दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी 3 अंक हैं तो 3 शून्य लगाएंगे, उसके बाद दशमलव गायब कर देंगे, तो हो जाएगा 777/100।
1000 यानी 777/1000। तो हम देख रहे हैं 1/3 एक परिमेय संख्या है, 33/100 एक परिमेय संख्या है, 777/1000 एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो पाई बन गया, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत बार परीक्षा में पूछा है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ साथ जितनी भी अंडर रूट की संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, अर्थात पूर्ण वर्ग नहीं होती, वही सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे रूट में 2, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता। रूट में 3, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो हो जाएंगी अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर हम रूट 4 की बात करेंगे, रूट 4 की बात, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए ये अंडर रूट 4 अपरिमेय संख्या नहीं होके परिमेय संख्या बन जाएगी। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा, एक आती है ई एक्सपोनेंशियल, ये भी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो पाई याद रखेंगे, एक्सपोनेंशियल में ई याद रखेंगे। इसके साथ साथ वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, या सीधे सीधे कह दें वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता उनको रूट में लिख दिया जाए, या वे सभी संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं नहीं होती, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, उनको रूट में लिख दिया जाए, तो ये सब सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा हमारा पाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये लिखा है 8,52,767 के 7 के स्थानीय मानों का अंतर। स्थानीय मान, किसी संख्या में किसी अंक का ऐसा मान जो उस अंक के स्थान को दिखाए उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 8,52,767, इसमें इकाई का स्थान है, ये दहाई का है, ये सैकड़े का है, ये हजार का है, ये बोलेंगे 10,000 वाला स्थान है, और ये लाख वाला स्थान है। तो यहाँ हमको 7 के 2 मान दिख रहे हैं, एक इकाई वाला अंक, एक सैकड़े वाला अंक, और दोनों के क्योंकि स्थान अलग अलग हैं इसलिए दोनों का स्थानीय मान अलग अलग हो जाएगा। जो संख्या इकाई पे होती है उसमें हम 1 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पे इकाई पे अंक है 7, और 7 में 1 का गुणा जैसे करेंगे इसका स्थानीय मान आएगा 7। और जो संख्या सैकड़े पे है, जो अंक सैकड़े पे है उसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, यहाँ इसका स्थानीय मान आ जाएगा 700। और इन दोनों का हमको अंतर निकालना है। अंतर में हमेशा हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो 700 में से 7 घटाएंगे, उत्तर आएगा 693। 693, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 693। ठीक है, प्रैक्टिस रहेगा तो हम इन सब प्रश्नों को ऐसे भी देख कर भी कर सकते हैं, लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अभी हमने सीखा अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने देखा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर अगली 3, फिर अगली 5, फिर अगली 7, फिर हमने देखा था 11। इस प्रकार से बनाएं तो 13, फिर 17, फिर 19। इस प्रकार से ये चलता जाएगा और चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और कभी इसका अंत नहीं होगा। कहने का मतलब हम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, और जब ज्ञात नहीं कर सकते तो उसको हम लिख नहीं सकते, इसलिए यहाँ उत्तर होगा लिखी नहीं जा सकती। चलिए अगला प्रश्न, 552 की पूर्ववर्ती। यहाँ पे देखिए 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक संख्या होती है जो संख्या हमको दी रही होती है, इसके जो पहले आती है इसको पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं। ये सब चीज़ें कक्षा 4 या 5 में पढ़ाई जाती हैं। और इसके बाद वाली जो संख्या आती है उसको बोलते हैं अनुवर्ती संख्या। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। हम एक संख्या ले लें 55। तो 55 की अगर हम पूर्ववर्ती पूछें तो इसके पहले वाली संख्या, कहने मतलब इसी में से एक घटाएंगे, तो 55 में से एक घटाएंगे 54, तो 55 की पूर्ववर्ती हो जाएगी 54, और 55 की अनुवर्ती इसके बाद वाली संख्या, यानी एक जोड़ेंगे और 55 में एक जोड़ देंगे 56। तो यहाँ पूछा है 552 की पूर्ववर्ती, यानी 552 में से एक घटा देंगे, और जैसे ही 552 में से एक घटाएंगे आ जाएगा 551। अगला प्रश्न, 28 की उत्तरवर्ती। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ बता दें,
ये जो अनुवर्ती संख्या लिखी है इसी को हम उत्तर, उत्तर मतलब होता है बाद में, उत्तरवर्ती, बाद में उत्तरवर्ती, इसी को उत्तरवर्ती संख्या बोल देते हैं। ठीक है, तो उत्तरवर्ती कहा जाए या अनुवर्ती कहा जाए तो दोनों का एक ही मतलब है। तो यहाँ पूछा जा रहा है 28 की उत्तरवर्ती यानी 28 के बाद वाली संख्या, और 28 के जस्ट बाद कौन आता है? 29। ठीक, अगला प्रश्न है रोमन में 12 को कैसे लिखा जाएगा? 12 तो रोमन के लिए बता दें, 1 के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, 2 के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, 3 के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, जो 5 के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, 10 के लिए x बनाते हैं। पहले मैं लिख दूँ, ये 1 के लिए है, 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 5 के लिए, ये 10 के लिए। इसी प्रकार से जो यल बनता है ये 50 के लिए, सी बनता है जो ये 100 के लिए, और डी बनता है वो 500 के लिए, और इसी में यम बनता है 1000 के लिए। ये रोमन संख्याओं का प्रेजेंटेशन है, तो इसको समझे रहिएगा। तो यहाँ पे हमको 12 लिखना है, 12 तो हम x लिख दिए, ये 10 हो गया, और फिर हमको 2 लिखना है, यानी ये वाली लाइन लगा देंगे, ये वाली लाइन। तो ये जहाँ दिखेगी यही है 12, और ये यहाँ दिख रही है ये। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, 171 प्रश्न का विकल्प नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो हमेशा एक सम संख्या होती है। ये सम संख्या की परिभाषा है, वहाँ से सीधा प्रश्न पूछ लिया गया है, सम संख्या की परिभाषा ही है। अगला प्रश्न, 0.75 का साधारण भिन्न क्या होगा? अभी बताए थे जब हम एक प्रश्न लिए थे परिमेय संख्या का, तो वहाँ पे ये प्रश्न आया था 0.75, 0.75। इसको हमने बताए थे, जिसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, और जितनी भी संख्याएं बचती हैं दाहिने तरफ सबके नीचे हम 0 लगाते हैं, 0, और दशमलव को हम गायब कर देते हैं। इसका मतलब ये लिखा है 75/100, 75/100। अब इसको हम काट लें तो 25 × 75 और 25 × 4 100, यानी उत्तर आ जाएगा 3/4, 3/4। इसका उत्तर हो जाएगा 3/4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्या, अभी हमने बताया था अपरिमेय संख्याएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपरिमेय संख्याएं, एक बार हमने चर्चा कर ली है, एक बार फिर बता देते हैं। हमने बताया था यदि रूट में कोई ऐसी नंबर आ जाए जो पूर्ण वर्ग ना हो, यानी मतलब इसका वर्गमूल ना निकल पाए, तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जहां n पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, और अपरिमेय संख्याओं में हमने एक बताया था पाई, एक बताया था ई, इस प्रकार से संख्या हमने बताई। तो यहाँ हम देख रहे हैं √1 यानी वर्गमूल 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1/5, यह एक परिमेय संख्या है। फिर यहाँ √25/36, तो 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5 और 36 का निकल जाएगा 6, यह भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ देखिएगा ऊपर है √3, ये अंडर रूट में 25 लिखा है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 5, √3/5, यह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये फंस गया, ये √5, और हमने बताया था ऐसी संख्याएं जिनका जो पूर्ण वर्ग ना हो, वो अगर रूट में लिख दी जाए तो वे सभी अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। इसका मतलब √5 अपरिमेय संख्या है, तो √5/2 इससे कट भी नहीं रहा है, इसलिए यह भी एक हो जाएगी अपरिमेय संख्या। और यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा √5/2, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे कुछ चीज़ें और बता दूं मैं। अगर अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या में हम कुछ जोड़ें या घटाएं, और क्या जोड़े घटाएं? परिमेय संख्या। यदि हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े या घटाएं, या ऐसा कह दें कि अपरिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या को जोड़े या घटाएं, इसका जो परिणाम आता है हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि 2, ये तो एक परिमेय संख्या है, और इसी पूछ लेगा 2 + √3 क्या है। क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस टाइप के भी प्रश्न आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 175। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो पहले हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनकी शुरुआत 1 से होती है और लगातार 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। या सीधे सीधे हम कह देंगे जो धन पूर्णांक है इन्हीं को क्या कह देते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब विकल्प में देखना है, प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या के बारे में समझ लें। पूर्ण संख्या बस 0 से शुरू हो जाती है। 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ण संख्या है। बस केवल प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को शामिल कर दें तो यह पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या देखिए एक पूर्ण संख्या में मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। इसका मतलब ये अभी तक सही है, अभी तक ये सही है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। हाँ बिल्कुल होती है। जैसे ये लिखा है 4, तो 4 के नीचे हम बटे में 1 लिख सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी संख्या लिखी जाएगी, जैसे 3, तो 3 के नीचे भी 1 बटे में लिख सकते हैं। और यही तो शर्त है p/q के रूप में लिखा जाए, और q का मान यानी नीचे जो आ रहा है 1 ये 0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सब संख्याएं क्या हैं? एक परिमेय संख्या है। तो यह अभी तक सही है। अगला विकल्प, एक अपरिमेय संख्या। तो अगर प्राकृतिक संख्या है तो कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकती, ये परिमेय ही होगी, और इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब यहाँ पे हमारा 2 विकल्प सही हो गया, और एक प्रश्न के 2 विकल्प सही हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो इस विकल्प को हम लोग बना लेंगे। इस विकल्प को, पहले वाले विकल्प को हम बना लेंगे ऋणात्मक संख्या। पहले वाले विकल्प पे आप लोग लिख लीजिएगा ऋणात्मक संख्या। अब यहाँ से इस विकल्प के हिसाब से ये उत्तर नहीं होगा, तो यहाँ पे उत्तर बी वाला होगा, यानी 2 वाला होगा, एक परिमेय संख्या। आगे √2 क्या है? इस पे चर्चा हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। यह एक अपरिमेय संख्या है। आइए, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, अभाज्य संख्याओं की संख्या लिखनी है कहाँ से कहाँ तक? 1 से 50 तक। आइए एक बार लिख लेते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 50 तक। देख लेते, गिन लेते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 से 100 तक, 1 से 4 तक अगर पूछा जाए, 1 से 4 तक नहीं, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अगर पूछा जाए कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, उसको याद रखिएगा। इसमें 4 अभाज्य संख्याएं आती हैं। 1 से 50 तक अगर पूछा जाए कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, इसमें ध्यान रखिएगा 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं। अगर 1 से 100 तक पूछा जाए कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, इसमें सीधा उत्तर याद रखिएगा 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो यहाँ कितनी आई थी? 15। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 और 1
15, इसका हो जाएगा 15, विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न, ये प्रश्न विभाज्यता नियम से है। 271 2 7 1 2 5 ये लिखा गया है। में एक स्थान पे कौन छोटे से छोटा अंक लिखा जाए कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पे हमको सीखना है 3 का विभाज्यता नियम। तो 3 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि कोई संख्या लिखी हो जब उस संख्या के सभी अंकों का योगफल सभी अंकों का योगफल यदि 3 से कट जाए, 3 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। ठीक, अब हमको इन सब का जोड़ 3 से विभाजित होने वाली संख्या के आगे ले जाना है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कम से कम छोटा सा छोटा कौन सा अंक जोड़ा जाए। अंक, ये भी ध्यान रखना, अंक जोड़ना है। अंक का ये मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जोड़ना है। हम इसमें 10 को नहीं जोड़ सकते क्योंकि 10 एक संख्या है। 11 नहीं जोड़ सकते क्योंकि 11 एक संख्या है। तो यहाँ अंक को जोड़ना है। तो पहले हम इसके अंकों को जोड़ेंगे, प्लस 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 और प्लस। यहाँ देखेंगे 2 7 9 9 1 10 10 2 12 12 5 17 17, यानी ए का कुछ मान होगा। अब 17 के बाद कौन सी संख्या ऐसी आती है जो 3 से कट जाती है? तो हमारे दिमाग में सर आता है कि 18 आती है। 18, इसका मतलब ये लिखा है 17 धन ए बराबर 18। ए का मान क्या आएगा? 18 ऋण 1, 18 ऋण 17, 18 ऋण 17, ये 17 उधर जाके घट जाएगा। 18 ऋण 17, इसका उत्तर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा 1। लेकिन इसमें 2 और बेहतरीन प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ कि इस ए के कितने मान संभव है। ए के कितने मान संभव है? तो पहला मान ए आया, एक ए का। फिर अगली संख्या इसी में ना 3 जोड़ेंगे तब तो 3 से कटेगी। जैसे 18 आ रहा था तो 18 बनाने के लिए हम 1 जोड़ा ना, तो अब 18 के आगे 21 आएगा। तो 17 में कितना जोड़ेंगे 21 आ जाए? कहेंगे सर 4 जोड़ेंगे, अगली संख्या 4 आएगी। अब 21 में कितना जोड़ दिया जाए कि अगली संख्या आ जाए जिससे 3 से कट जाए? 24 आएगा। तो 24 बनाने के लिए 21 में कितना जोड़ेंगे? 21 में 3 जोड़ेंगे, तो 4 में भी 3 जोड़ना पड़ेगा। 4 3 7 ना। लेकिन अगली संख्या जैसे हम 24 से आगे 27 बढ़ेंगे, 27 का ये मतलब हुआ कि इस पूरी संख्या में 10 जोड़ना है। यही तो है संख्या, 17 अंकों का योग आया है, इसमें 10 जोड़ना है। और हम 10 को नहीं जोड़ सकते क्योंकि 10 क्या है? एक संख्या है। हमको यहाँ पे क्या जोड़ना है? अंक जोड़ना है। तो इसके कितने मान संभव हैं? इसके 3 मान संभव हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके कितने मान संभव हैं? 3 मान संभव हैं। अच्छा, सबसे छोटा मान 1 है, सबसे बड़ा मान 7 है। ये इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और तीनों में से कोई भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। विभाज्यता नियम का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 11 से विभाज्य हो। फिर विभाज्यता नियम आ गया। विभाज्यता नियम, विभाज्यता नियम नाम का जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी अंक गणित में इससे बहुत से सवाल सॉल्व होते हैं। 3 अंक की संख्या ले लिए ए, बी और सी। क्योंकि यहाँ 3 अंक की संख्या ली है इसलिए हमने 3 अंक की संख्या ले लिया ए, बी और सी। तो हम एक अंक पकड़ेंगे, इकाई का अंक पकड़ेंगे, फिर एक का अंतर, एकांतर। चलिए,
सी जैसे ले लिए तो सी के बाद हम पकड़ेंगे ए, ठीक है। अब ए और सी को जोड़ देंगे और बी को अलग कर लेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर यह या तो शून्य आ जाए या तो 11 से 11 आ जाए या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या जैसे 22, 33 ये सब आ जाए, तो ये संख्याएं क्या होती हैं 11 से विभाजित हो जाए। अगर 4 अंक की संख्या लिखी है ए बी सी डी, ठीक है, तो हम डी के बाद बी लेंगे और सी के साथ क्या लेंगे ए लेंगे, यानी ए को सी से जोड़ेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे बी का डी के साथ जोड़ के। अगर यह या तो शून्य आ जाए या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो हम कह देंगे वह संख्या 11 से कट जाती है। विभाज्यता का नियम है। हालांकि यहाँ हम डायरेक्ट काट सकते थे 11 से, क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं लिखी हैं। चलिए काटते हैं। यहाँ देखिए 8 में 9 जोड़ेंगे, 9 8 17, 9 8 ये वाला देखिए, 9 में 8 जोड़ेंगे 9 8 17, 9 8 हो जाएगा 17 और 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 आएगा और यह 11 से नहीं कटता है। इधर देखिए 9 8 17, यहाँ भी 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, यह भी 11 से नहीं कटता। लेकिन यहाँ देखिए अगर 9 में शून्य जोड़ेंगे 9, उसमें से ये वाला 9 घटाएंगे तो ये शून्य आ जाएगा, शून्य, इसलिए यह 11 से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 7 16, 16 में से ये वाला 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और 7 भी 11 से नहीं कटता। तो यहाँ पे एक ही विकल्प था 990 और 11 9 99, ये 9 से कट जाता है, 11 9 99, 11 से 9 बार 90 बार कट जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 90 बार कट जाएगा और ये पूर्णतः कट जा रहा है। ये हमने बता दिया। जब बड़ी बड़ी संख्या आएगी तब कैसे किया जाएगा। इस 11 वाले नियम पे भी बहुत प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये लास्ट सवाल है आज का, ठीक है। संख्या लिखी है 6 1 6 3 7 8 और 4। ए के स्थान पर कौन छोटी से छोटी संख्या लिखी जाए कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब हमको यहाँ 4 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। चार से विभाज्यता का नियम, और 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या, जैसे यहाँ A4 अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। यहाँ A फिर वही A क्या है, एक अंक है, अंक यानी अंक का मतलब ये है कि इसका मान 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। 10 नहीं हो सकता क्योंकि 10 एक संख्या है, अंक नहीं है। चलिए अब कहा जा रहा है कौन सी छोटी से छोटी संख्या अंक होगी जो ए को संतुष्ट करेगी। कहने मतलब ए के स्थान पर रख देंगे तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 4 से। तो देख लेते हैं, जैसे ए का मान हम 0 रखेंगे तो ये बनेगी 0 4, और यह देखते हैं 0 4 का मतलब ये 4 आ गई और 4 कट जाती है 4 से, इसलिए यहाँ जो इसका उत्तर होगा, सवाल का उत्तर होगा ए के स्थान पे 0 आएगा, 0। लेकिन फिर वही चीज़ मैं बता दूं, इस पे 3 सवाल बनते हैं, 3 सवाल। ए का सबसे छोटा मान 0 आया। अब देखते चलिएगा। अब आगे अगर 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 14, ध्यान से समझिएगा 14। अब 14 4 से नहीं कटता, लेकिन अगर 2 रखेंगे तो 24 बन जाएगा, 24 4 से कटता है, इसलिए यहाँ पे ये भी एक उत्तर होगा। अभी बताते हैं कैसे। फिर आगे रखेंगे 34 तो 34 4 से नहीं कटता, लेकिन जब रखेंगे 44 तो 4 से कट जाएगा, यानी एक मान 4 आएगा। फिर 54 ये 4 से नहीं कटेगा, लेकिन जब 64 रखेंगे तो 4 से कट जाएगा, यहाँ पे एक मान 6 आएगा। फिर देखिएगा 74 4 से नहीं कटता, लेकिन अगर 84 रखेंगे तो 4 से कट जाएगा, इसका मतलब 8 भी एक मान आ जाएगा। यहाँ पे 94 4 से नहीं कटता, ठीक है। इसका मतलब ए के कितने मान संभव हैं, 1 2 3 4 5, ए के 5 मान संभव हैं। अगला प्रश्न मैं जोड़ता हूं कि ए के कितने मान संभव हैं, तो ए के 5 मान संभव हैं। ए के 5 मान संभव हैं। फिर वही प्रश्न, सबसे छोटा मान
तो शून्य है, इस प्रश्न में पूछा गया था। सबसे बड़ा मान क्या होगा, 8 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न हुए और 20 के 20 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे मिलते हैं अगली प्रैक्टिस शीट के साथ, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। बंद कर दो भाई।